हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम क्लास 9 का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेल थ्योरी डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? सेल नंबर, सेल साइज एंड सेल शेप। ठीक है, अगर लेक्चर लंबा होगा तो उसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं किससे? सेल नंबर से। तो बेसिकली सेल नंबर क्या होता है? हमने कहा सेल नंबर स्टार्ट करेंगे। सेल नंबर क्या है? सेल नंबर मतलब क्या कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल नंबर कहते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होगी तो उसे क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो इस बेसिस पे आप क्या कह सकते हो कि सेल नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया है। कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है? 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी जो है दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरी कैटेगरी है दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को सेल नंबर से। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगर कोई भी नया लेक्चर अपलोड होता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बात समझ में? दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे केमिस्ट्री के लेक्चर्स को अपलोड करने के लिए। आज हम ये बायो का लेक्चर करेंगे। कल जो हमारा लेक्चर होगा वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, मैटर। बात समझ में? चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सेल नंबर से। सेल नंबर, सेल नंबर। अभी हमने क्या कहा? सेल नंबर क्या है? सेल नंबर हमने डिस्कस किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। सो हम क्या स्टार्ट कर रहे थे? सेल नंबर। सेल नंबर क्या होता है? हमने क्या कहा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी सेल्स प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल नंबर कहते हैं। और हमने ये भी बताया कि इसी सेल नंबर के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसके बेसिस पे? on the basis of सेल नंबर के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी जो है दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरी कैटेगरी है जो दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब आप क्या कह सकते हो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी किससे बनी होती है? सिंगल सेल से। तो आप क्या कह सकते हो, यहां पे नेम से ही क्लियर है, यूनि मतलब क्या होगा? यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल। मतलब आप क्या कह सकते हो कि दे हैव सिंगल सेल। इनके पास क्या प्रेजेंट है? सिंगल सेल प्रेजेंट है। इनकी बॉडी जो होती है वो केवल एक सेल से, सिंगल सेल से बनी होती है।
ठीक है। यहां पे अगर आप मल्टी सेलुलर में कंपैरिजन सीखा करो तो मल्टी मींस क्या होगा, मल्टी मींस होगा मोर देन वन, एक से ज्यादा। और सेलुलर वर्ड का मतलब क्या होगा, सेल, मतलब इनके पास क्या होता है, एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि दे हैव मोर देन वन सेल, इनके पास एक से ज्यादा सेल्स होती हैं। इसके साथ साथ आप क्या कह सकते हो, इसमें मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट है और इसमें क्या प्रेजेंट है, सिंगल सेल प्रेजेंट है। दूसरी चीज क्या है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बॉडी में केवल एक ही सेल प्रेजेंट है, तो बॉडी का जो सारा फंक्शन होता है, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी इज अकर बाय द सिंगल सेल। या आप ये भी कह सकते हो कि सिंगल सेल इज कैपेबल फॉर द ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। सिंगल सेल ही क्या होती है, कैपेबल होती है बॉडी के सारे फंक्शंस को करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कह सकते हो, सिंगल सेल is capable for all the function of body। एक सिंगल सेल जो होगी यही क्या होती है, कैपेबल होती है बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए। बात समझ में आई। इसी के रिस्पेक्ट में अगर मल्टी सेलुलर में देखें तो मल्टी सेलुलर में एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है, तो एक सिंगल सेल केवल कुछ ही फंक्शंस को क्या करती है, कुछ ही फंक्शन को करने के लिए क्या होती हैं, कैपेबल होती हैं। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो कि सिंगल सेल कैपेबल for few function of the body। ये बॉडी के केवल कुछ ही फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कैपेबल होती है, सारे फंक्शंस के लिए कैपेबल नहीं होती है। अब आप देखो कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें केवल सिंगल सेल पाई जा रही है, सिंगल सेल्स पाई जा रही हैं, तो सिंगल सेल है तो सेल का एग्रीगेशन तो होगा नहीं, सेल तो एग्रीगेट नहीं होंगी, और जब सेल एग्रीगेट नहीं होंगी तो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब इनके पास लेवल ऑफ डिवीजन नहीं होता है, या कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। बात समझ में आई। तो आप लिख लीजिएगा दे डज नॉट हैव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो इसको, इनके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर के केस में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि ज्यादा सेल्स हैं तो एक सेल एग्रीगेट करेगी, टिश्यू बनाएगी, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे। मतलब यहां पर क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लेबर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। वो आपने नोट डाउन कर लिया, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आप क्या, एक साइड इस साइड यूनिसेलुलर लिया था हमने, तो नेक्स्ट क्या है कि जो साइज होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो साइज होती है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि द साइज ऑफ सेल is small, that is about 1 to 10 micrometer।
कितनी होती है साइज, स्मॉलर साइज होती है, और कितनी होती है, दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होगी उसकी साइज क्या होती है, लार्जर होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि साइज ऑफ सेल इज लार्ज, कितनी होगी, दैट इज 5 to 100 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर होगी सेल की साइज। बात समझ में आई। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइफ स्पैन होती है इनकी, ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, उसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो आप लिख सकते हो कि दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। इनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, शॉर्ट होती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी लाइफ स्पैन क्या होगी, लॉन्ग होगी। आप कह सकते हो कि दे हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन। इनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है। अब यहाँ पे डाउट कुछ लोग को क्रिएट हो रहा होगा, सर लाइफ स्पैन क्या होता है। तो लाइफ स्पैन देख लीजिए, लाइफ स्पैन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, यहीं पे लिख लीजिए, दोनों के लिए कॉमन टर्म है। लाइफ स्पैन क्या होता है, डेफिनेशन अगर लिखोगे तो द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड एज द लाइफ स्पैन। जिस दिन किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो रहा है और जब उसका नेचुरल डेथ हो रही है, किसी कारण से नहीं, नेचुरल डेथ अगर हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड को आप क्या कहते हो, लाइफ स्पैन। तो आप क्या कह सकते हो, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। इसी टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। तो बात समझ में आई कि द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड एज अ लाइफ स्पैन। बात समझ में आई। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी क्या है, सिंगल सेल से बनी हुई है। तो अगर वो सेल अफेक्ट होगी, इंजरी होगी, तो उस ऑर्गेनिज्म का क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि इंजरी ऑफ सिंगल सेल कॉजेस डेथ, क्योंकि एक ही तो सेल है, अगर उसमें भी इंजरी होगी तो वो क्या कॉज करेगा, डेथ कॉज करेगा। तो लिख लीजिए कि द इंजरी ऑफ single cell causes death। सिंगल सेल में जो इंजरी अगर हो जाए तो वो क्या कॉज करेगा, डेथ कॉज करेगा, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है, तो क्या कॉज करेगा, डेथ कॉज करेगा। बात समझ में आई। दूसरी चीज, अगर यही चीज हम मल्टी सेलुलर में देखें तो क्या होगा, इंजरी ऑफ single cell does not causes death। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर सिंगल सेल में कोई इंजरी हो रही है तो डज नॉट कॉजेस डेथ, वो डेथ कॉज नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज दैट सेल
रिप्लेस और रिपेयर्ड बाय बॉडी। क्योंकि यहां पर ऐसा तो है नहीं कि मल्टी सेलुलर में केवल एक ही सेल्स पाई जा रही हैं, कई सेल्स पाई जा रही हैं। तो अगर एक सेल पे कोई इंजरी हो रही है, अफेक्ट हो रही है, तो वो सेल या तो दूसरे सेल के थ्रू, एक नई सेल के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाएगा, या तो उस सेल को उस सेल को क्या कहूंगे, उस मान लो ये एक सेल है, सपोज करो ये एक सेल है और ये सेल है बॉडी की। अब ये वाली सेल, बीच वाली सेल क्या हो गई, इंजर्ड हो गई। अब अगर ये बीच वाली सेल इंजर्ड हो गई है तो इसके सराउंडिंग और भी सेल्स हैं, अगर ये पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होगी तो इसे, इस सेल को कोई सराउंडिंग की सेल क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी। अदरवाइज इसको क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके इसकी क्या करेंगी, रिपेयरिंग करेंगी। तो वही हमने कहा कि यहाँ पे सेल पूरी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बॉडी की डेथ नहीं कॉज करती है। बात समझ में आई? क्योंकि वहां पे जो अनदर सेल्स होती हैं, वो अनदर सेल्स उन्हें क्या कर देती हैं, रिपेयर कर देती हैं। क्या कर देती हैं, रिपेयर कर देती हैं, या तो रिप्लेस कर देती हैं अगर रिपेयरिंग नहीं हो पाती। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नोट डाउन कर लिया था आपने? नोट डाउन कर लिया था इसको? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। सेल नंबर डिफाइन कर रहे थे हम लोग। अब इस सेल नंबर में कहां तक हो गया था कि बॉडी, एक सेल अफेक्ट होने से, एक सेल की इंजरी होने से पूरी बॉडी क्या हो रही थी, डेड हो जा रही थी, यूनिसेलुलर के केस में। बट मल्टी सेलुलर के केस में ऐसा नहीं हो रहा। यहां तक पढ़ लिया था। आगे क्या है, दूसरी चीज, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में सबसे पहली चीज क्या होती है कि डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म केस में डिवीजन कैसे होता है। तो डिवीजन किसके थ्रू होगा, डिवीजन मतलब रिप्रोडक्शन से सेंसेस का, या तो फिजन के थ्रू होता है, या तो किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है। बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर फिजन क्या है, बडिंग क्या है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, अपन अभी डिस्कस करेंगे कि फिजन क्या है और बडिंग क्या है। अब ये से सुन लिया। दूसरी चीज, अगर आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग प्लांट, एनिमल्स, इनकी बात की जाए तो इसमें डिवीजन कैसा होता है, डिवीजन कैसा होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है या मियोटिक डिवीजन होता है। दो डिवीजन, या तो माइटोटिक डिवीजन होगा या तो मियोटिक डिवीजन होगा। अब इसको समझिए। फिजन मतलब क्या, फिजन वो प्रोसेस होती है, ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो डिवाइड होगा, ये डिवाइड हुआ और डिवाइड होके क्या करेगा, दो नए अमीबा का फॉर्मेशन करेगा। इसे क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। बात समझ में आई? अगर एक सिंगल अमीबा, एक अमीबा है जो कि क्या है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या कर रहा है, दो नए अमीबा का फॉर्मेशन कर रहा है। इस टाइप का जो डिवीजन होता है या रिप्रोडक्शन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजन। दूसरा होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, ये तो अमीबा के केस में हो गया, बडिंग के केस में क्या होता है, ये एग्जांपल ईस्ट का ले लेते हैं। बडिंग के केस में मान लीजिए ये एक पेरेंट बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये जो बॉडी होती है यूनिसेलुलर, ये अपने बॉडी से एक आउटग्रोथ बनाती है। क्या बनाती है, आउटग्रोथ। आउटग्रोथ मतलब क्या, बॉडी के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बड कहते हैं। तो यहाँ पे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना इसे हम क्या कहेंगे, बड कहेंगे। और ये जो बड होता है
ये इस पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और ग्रो करके न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन या नए ईस्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसे क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग। बात समझ में आई? बडिंग क्या है, फिजन क्या है? फिजन मतलब क्या? एक पेरेंट बॉडी है, ये डिवाइड हुई और दो नई अमीबा का फॉर्मेशन किया, दो नई बॉडी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फिजन। एक चीज याद रखिएगा, इसमें दो स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बना। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, फिर उसका साइटोप्लाज्म अलग हुआ और दो अमीबा का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आई? बडिंग के केस में क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी से एक आउटग्रोथ बना, जिसे हमने क्या कहा? बड कहा। वो बड उससे डीअटैच हो गया, अलग हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया? एक नए ईस्ट में कन्वर्ट हुआ, जिससे दो ईस्ट का फॉर्मेशन हुआ। इसे आप क्या कहोगे? बडिंग कहोगे। क्या कहोगे? बडिंग। दोनों टर्म समझ में आ गया? बडिंग किसमें होता है? तो ये यही लिख लीजिए, किसके केस में होगा? ईस्ट के केस में होगा। किसके केस में होगा? ईस्ट के। अब यहाँ पे दो टर्म दिया है, एक माइटोसिस दिया है और एक मियोसिस दिया है। दो टर्म दिया है। माइटोसिस, तो माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। जैसे मान लो ये एक सेल है जिसके अंदर कितना क्रोमोसोम है? 46। बात समझ में आई? अगर ये सेल डिवाइड हो जाए तो इस सेल के डिवाइड होने से अब जानते हैं एक सेल डिवाइड होगी तो वो एक सेल डिवाइड करके दो नई सेल बनाती है। समझ में आएगा? तो अगर ये सेल डिवाइड हुई तो सेल डिवाइड करके यहां भी क्या होगा? 46 क्रोमोसोम होगा। क्या होगा? 46 क्रोमोसोम। मतलब डिवीजन होने के बाद अगर क्रोमोसोम नंबर क्या हो? सेम हो, तो कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है? मान लीजिए यहां पे एक सेल है जिसके पास कितना क्रोमोसोम है? 46। अब ये 46 क्रोमोसोम अगर डिवाइड हो जाए, ये एक सेल डिवाइड हो तो डिवाइड होके क्या करेगा? दो नई सेल्स बनाएंगी और इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, 23। तो इस डिवीजन को हम क्या कहेंगे? मियोसिस या मियोटिक डिवीजन कहेंगे। और इस डिवीजन को जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम है उस डिवीजन को क्या कहेंगे? माइटोटिक डिवीजन कहेंगे। बात समझ में हुई? ये हमेशा किसके केस में होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में नहीं होता है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? प्लांट है, एनिमल्स है और ह्यूमन है। ये क्या होंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल लिख लीजिए यहीं पे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रहा हूं। कौन कौन से? एक तो पहला आपने देखा अमीबा, दूसरा ईस्ट, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन सभी की बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सिंगल सेल से। ये आपका सेल नंबर खत्म हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करेंगे हम।